morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic Green Revolution, the subtopic of features, problem and policies of agriculture sector. यानी 3 वीडियो हम ऑलरेडी इसके कर चुके हैं. अब इसका लास्ट टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन, जो हमारे देश में टेक्निकल, लैंड रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे. उसी का रिजल्ट था कि हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन अराइज हुई. यानी यहां पर ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन यानी क्रॉप, और रिवोल्यूशन इट मीन्स स्पर्ट. It means spurt in crop production. It means the production at the time of, and these arise 1967-68. यानी जो ग्रीन रिवोल्यूशन अराइज हुई थी वो 1967-68 में अराइज हुई थी. यानी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एट द हाई रेट. और इसमें लगभग हमारे देश में यानी फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो लगभग एकदम से 25% इंक्रीज हुआ था. और ये ग्रीन रिवोल्यूशन का ही रिजल्ट था जिसके कारण इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ द फूड ग्रेन देन द इंपोर्टर्स ऑफ द फूड ग्रेन. यानी 1967 से पहले हम मोस्टली फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट्स करते थे यूएसए वगैरह या अदर कंट्री से. लेकिन बाद में जब 1967-68 में हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन अराइज हुई, एंड हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, एसएम स्वामीनाथन को इसका ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है. तो एकदम से हमारे देश में जो प्रोडक्शन 25% इंक्रीज हुआ था. हालांकि 1960-70 में ये केवल कुछ सेक्टर में अराइज हुई थी, कुछ स्टेट में अराइज हुई थी, लेकिन बाद में ये ऑल ओवर कंट्री में अराइज हुई थी 70 और 80 के बीच. सो देयर आर द सम फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. यानी ग्रीन रिवोल्यूशन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, यानी क्या क्या हमारे देश में इसका इफेक्ट पड़ा था. तो स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, स्पेशली व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज. स्पर्ट इट मीन्स हाई रेट से इंक्रीज होना. यानी हमारे देश में व्हीट का जो प्रोडक्शन है यानी वो 663 केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस होता था, लेकिन बाद में ये 2340 केजी पर हेक्टेयर प्रोड्यूस किया जाने लगा. इसी तरह से राइस का प्रोडक्शन काफी अधिक मात्रा में इंक्रीज हुआ. हालांकि अगर अदर डेवलप्ड कंट्रीज का हम कंपैरिजन करें तो हालांकि कम है, लेकिन 1947 के कंपैरिजन में और अब हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण, किसके कारण इंक्रीज हुई, जो टेक्नोलॉजिकल यानी जो भी अग्रेरियन रिफॉर्म्स इसमें अप्लाई किए गए उसी का रिजल्ट था कि हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन अराइज हुई. और एकदम से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण इट शोज द हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट. देन नेक्स्ट है सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स, यानी एरिया अंडर कल्टीवेशन. बाय यूजिंग द HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इट ऑल्सो इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन. यानी 1951 तक हमारे देश में 13 करोड़ हेक्टेयर में प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन बाद में ये 13 से इंक्रीज होकर 19 करोड़ हेक्टेयर में इसका प्रोडक्शन यानी इतना एरिया हमारे देश में इंक्रीज हुआ. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि HYV सीड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के कारण, यानी दीज ऑल्सो रिड्यूस द गैप बिटवीन द शोविंग एंड हार्वेस्टिंग. यानी बोने और काटने के बीच का जो गैप था वो काफी कम हो गया, क्योंकि पहले हमारे देश में मोस्टली सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता था. लेकिन बाद में जब HYV सीड्स या टेक्नोलॉजिकल या लैंड रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए तो उसी का रिजल्ट था जिसके कारण हमारे देश में अब मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम अप्लाई हो चुका है. और इसी के कारण जो कल्टीवेशन के लिए एरिया सेलेक्ट किया जाता था उस एरिया में काफी अधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण हमारे देश में प्रोडक्शन भी काफी अधिक इंक्रीज हुआ है. देन शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, यानी ड्यू टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी एरिया इंक्रीज होने के कारण और शोविंग और हार्वेस्टिंग में गैप पीरियड कम होने के कारण, यानी मोस्टली जो फार्मर which depends only या which produce only for their family consumption, यानी केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, तो उनका जो आउटलुक है यानी वो जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इट ऑल्सो प्रोवाइड द मार्केटेबल सरप्लस. मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है
यानी टोटल कंजप्शन या टोटल आउटपुट माइनस कंजप्शन फॉर फैमिली यूजेस। इसमें से लेस करते, जैसे एक किसान 200 क्विंटल का प्रोडक्शन करता है और 200 में से मान लो वो 80 क्विंटल अपने फैमिली के लिए रखता है, तो ये तो टोटल प्रोडक्शन है, ये फैमिली कंजप्शन के लिए है, तो मार्केटेबल सरप्लस इसमें 120 हो गया। तो इतने से 120 का क्या किया जाएगा, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इससे ज्यादा वेंचर कैपिटल यानी ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो इसलिए किसानों ने अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हमारे देश में किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, कमर्शियल फार्मिंग में मोस्टली फार्मिंग एक्टिविटी कन्वर्ट हो चुकी है। Then change in the farmer outlook, यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो चेंज द आउटलुक ऑफ द फार्मर, यानी किसानों का जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो चुका है मार्केटेबल सरप्लस के कारण। जो कमर्शियलाइजेशन हमारे देश में अराइज हुआ है, यानी अब दे फोकस कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर देन द सबसिस्टेंस फार्मिंग की बजाय कमर्शियल फार्मिंग को ज्यादा प्रमोट करते हैं। लास्ट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, यानी हमारा लॉन्ग एज ए 5 ईयर प्लान का एक लॉन्ग पीरियड था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, यानी सेल्फ सफिशिएंसी इन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करते हैं। यानी आप देखें 1967 से पहले हम मोस्टली इसका इंपोर्ट्स करते थे, लेकिन बाद में हमारे ही देश में इतना सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा कि हमने सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ साथ हमारे पास इतना सरप्लस प्रोडक्शन बच जाता है कि हम उसको एक्सपोर्ट्स भी करने लगे और अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, एज ए सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट निकले थे ग्रीन रिवोल्यूशन के, बट जो हमने गेन किया दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर आवर कंट्री, लेकिन वो हमारे देश के लिए इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं था। तो वो चेंजेस क्या क्या थे, यानी बट देयर आर द सम लिमिटेशन ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, लेकिन यहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन की कुछ लिमिटेशन भी थी, यानी जिसके कारण जितना इनको सक्सेस होना चाहिए था उतनी ये सक्सेस नहीं हो सकी। तो वो लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन थी वो थी एज ए लिमिटेड एरिया, यानी इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी लिमिटेड क्रॉप या एरिया। यानी आप ये देखिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन अराइज हुई थी उसके कारण मोस्टली व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ था। इसके अलावा जैसे बाकी जो फूड ग्रेन्स है उनका प्रोडक्शन बढ़ा था लेकिन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। सो द ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड ओनली द लिमिटेड क्रॉप्स, यानी इट इफेक्ट्स ओनली द लिमिटेड क्रॉप्स, यानी ऑल द क्रॉप या फूड ग्रेन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन। यानी और भी बहुत सी चीजें हैं यानी जिनका प्रोडक्शन हमारे देश में किया जाता है, लेकिन इन पर इनका इफेक्ट काफी कम पड़ा था, जिसके कारण एज ए यानी ये इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकी। दूसरा, अनइवन स्प्रेड। लिमिटेड क्रॉप के साथ साथ यानी ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन अराइज हुई थी ये ऑल ओवर इंडिया में अराइज नहीं हुई थी, बल्कि केवल कुछ स्टेट में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें अब भी हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, यानी उन पर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और भी जैसे तमिलनाडु है, यानी इन पर इनका ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, यानी इन पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था जहां पर प्रोडक्शन काफी अधिक मात्रा में इंप्रूव हुआ था। बट देयर आर द सम स्टेट विच अनअफेक्टेड बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन, जो अनअफेक्टेड हुए थे, यानी जिसमें यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, एज ए उड़ीसा है,
यानी इन पर इसका इफेक्ट बहुत ही कम पड़ा था या ना के बराबर पड़ा था, जहां पर ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। इसीलिए ये बैकवर्ड सेक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। जबकि हमारे देश की मोस्टली जो पुअर पीपल हैं वो मोस्टली इन्हीं स्टेट में रहते हैं, यूपी एंड बिहार में। लेकिन इन पर इनका इफेक्ट ना के बराबर पड़ा था, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन ज्यादा मात्रा में अफेक्टेड नहीं हुई थी। इसके साथ साथ नेक्स्ट लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। आप ये देखो, जैसे इसमें यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम मोस्टली जो HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं या अदर इनपुट्स को यूज करते हैं, एंड दीज आर वेरी कॉस्टली फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। यानी जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है वो कंपोस्ट मैन्योर्स का यूज करके ही प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ वो रिच फार्मर को हुआ। जो अमीर किसान थे, जो पहले से ही ज्यादा अमीर थे, उनको और ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हुआ। लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनको इसका ज्यादा बेनिफिट प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये इनपुट्स परचेज करना उनके लिए काफी कॉस्टली पड़ता था, इसलिए वो इनके यूटिलाइज नहीं कर सके। सो the green revolution also provide the profit only the limited farming population, जिसमें रिच फार्मर इंक्लूड किए जाते हैं। स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल फार्मर डज नॉट गेट एनी टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट पड़ा वो केवल कुछ स्टेट पर पड़ा, कुछ लिमिटेड क्रॉप से रिलेटेड किए, और कुछ यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो पहले भी अप्लाई करते थे, वो जो इनपुट से अप्लाई करते थे आज भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उनको परचेज करके एज ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सके। यानी जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमी है, यानी हमारी जो फार्मिंग पॉपुलेशन है, दीज आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स एज ए रिच एंड पुअर फार्मर। यानी जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, रिच एंड पुअर फार्मर के रूप में डिवाइड हो चुकी है। यानी जिससे रिचेस्ट बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर, जिससे अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब होते जाते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कह सकते हैं इसमें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी ऐड कर सकते हैं। यानी द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑल्सो डिवाइड अवर इकोनॉमी रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट पीपल, हैव्स एंड हैव नॉट। यानी जिसके कारण जो रिच फार्मर थे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करके और ज्यादा रिच हो गए, और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे दे कांट अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्यू टू द कैपिटल डेफिशिएंसी, जिसके कारण जो गरीब थे वो अब भी गरीब हैं। तो इसके कारण हमारी इकोनॉमी में जो गैप था वो और भी ज्यादा वाइड हो गया, यानी इससे अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है कम होने की बजाय। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी, हालांकि हमने गेन भी बहुत कुछ किया है इससे, और इसकी लिमिटेशन भी है जिसके कारण ऑल ओवर इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट नहीं हो सका। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।